नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक ने इसको तुगलकी फरमान बताया है। यूपी में आगामी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामायण अखंड का पाठ किया जाएगा। सरकार इसके लिए धन भी आवंटित कर रही है। अब सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर SP यादव ने सरकार के आदेश को तुगलकी फरमान बताया है और कहा है कि यह आदेश जनता पर थोपा गया है। अपने बयान में समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि हैसियत के मुताबिक ही हर हिंदू नवरात्र में पाठ या अखंड रामायण करवाता है, लेकिन सरकार को लगता है कि हिंदू इतना गरीब हो गया है कि दुर्गा सप्तशती या फिर रामायण का पाठ नहीं करवा सकता है। सरकार के इस फैसले से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पैसा सरकार ने आवंटित किया है वो हर व्यक्ति 3 पैसे पड़ रहा है, जो हिंदू भाइयों के साथ एक मजाक है। सरकार को हर जिले को 1 लाख के बजाय 10 करोड़ का बजट आवंटित करना चाहिए। करता है तो इसमें सरकार, चूंकि सरकार जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए और जो पिछड़े और जो हमारे दलित अनुसूचित जनजाति समाज के लोग जो आरक्षण की जो ये सरकार समाप्त कर रही है उससे ध्यान हटाने के लिए, और जो जातीय जनगणना है जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के जो पिछड़े दलित और अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग लामबंद हो रहे हैं, उसे ध्यान हटाने के लिए ये सरकार ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है। और क्या मजाक है, 1 लाख रुपया प्रति जिले, मतलब अगर जोड़ा जाए तो 3 पैसे, 2.5-3 पैसे प्रति व्यक्ति जो है पड़ेगा हिसाब। तो ये खिलवाड़ सरकार न करे। सरकार बजाय ऐसी पूजा पाठ पे जो है तुगलकी फरमान जारी करने के बजाय, सरकार को इतना की चिंता है तो जो गैस का सिलेंडर इन्होंने महंगा कर दिया उसको सस्ता कर दे। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद अब आंसर शीट को लेकर CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। बता दें कि मूल्यांकन CCTV कैमरों की निगरानी में किया जा रहा है। बात औरैया की करें तो यहाँ 10वीं की 1,31,564, तो वहीं 12वीं क्लास के 1,34,493 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। औरैया में 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चौधरी विशंभर सिंह भारतीय विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज में और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन वैदिक टेक्नोलॉजी उद्योग इंटर कॉलेज दिव्यापुर में किया जा रहा है, जिसकी निगरानी स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक करेंगे। सर, ये कौन सा सेंटर है और यहाँ पर किस क्लास की कॉपियों को मूल्यांकन होगा? हमारा केंद्र संख्या 234 है जी, सीरियल नंबर, और वैदिक टेक्निकल एवं औद्योगिक इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया का सेंटर है, और जिसमें 683 परीक्षक कल से मूल्यांकन कार्य करेंगे। इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यहाँ पर होना है। कितने प्रतिशत होगी पुस्तकों का मूल्यांकन होगा जी? कितनी पुस्तकों का मूल्यांकन होगा? लगभग 1.5 लाख अनुमानित है जी, और अभी कापियाँ आई हैं, कुछ कापियाँ अभी आने की भी संभावना आ रही है, रास्ते में है। और 683 परीक्षक रहेंगे और 75 टीम है, 75 उप प्रधान परीक्षक 683 परीक्षकों के साथ मूल्यांकन कार्य कराएंगे। इंटर के लगभग समस्त विषय हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और मुख्य बात जो है कि शुचितापूर्ण मूल्यांकन होना है, छात्रों का कोई नुकसान ना हो, स्टेप मार्किंग कराई जानी। जैसा तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां ADG ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का निरीक्षण किया। बोर्ड का निर्देश है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने ADG सुरक्षा विनोद कुमार सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ आगरा जोन के IG और मथुरा के SSP मौजूद रहे। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर ADG संतुष्ट नजर आया और उन्होंने कहा कि यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। का निरीक्षण किया है, ईदगाह का निरीक्षण किया, क्या नियमित रूप से धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा समिति करती है। आज भी हम लोगों ने बृहद भ्रमण किया, चीज़ों को देखा। जो विगत बैठक हुई थी, जो चीज़ें हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने टारगेट रखा था, बहुत सारे लक्ष्य हमारे पूरे हुए हैं।
कुछ नए लक्ष्य भी आज निर्धारित किए गए हैं। जब भी हम लोग इसके बाद बैठेंगे सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी टीम के साथ, और जो कुछ आगे इसमें चीज़ों में और हमें करना है कार्रवाई, इसको कार्रवाई करेंगे। सर, जन्मभूमि और शाही ईदगाह की मस्जिद में अभी तक वैसे सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या अब उसमें और कुछ बदलाव करने का कुछ प्लान? जो व्यवस्था है बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, और नए अब आपके एसएसपी हैं, नए आपके आईजी रेंज हैं, ये लोग अयोध्या में पोस्टिंग करके यहाँ आए हैं। इन्होंने अयोध्या के शिलान्यास से लेकर आगे तक की कार्रवाई में बहुत ही खूबसूरत योगदान दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको पहले से बेहतर है, उसको और बेहतर। दिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मौसम के बदले मिजाज नए किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि यूपी में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है, और मौसम का यह बदला मिजाज किसानों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। यहाँ किसानों की फसलों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुँच रहा है। बता दें कि फर्रुखाबाद में भी आम के पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, जहां आम की फसल में कीड़ा और फफूंद लग रही हैं, जिससे आम के उत्पादन पर असर पड़ेगा और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम आपका है? अलीदराज। कहाँ के रहने वाले? कुबेरपुर। अच्छा, आम का बाग आप रखा रहे हैं? हाँ। तो इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हाँ, बिगड़ा तो हुआ। क्या दिक्कतें आ रही हैं? इसमें फफूंदी आ रही है, कीड़ा लग रहा है और सूड़ी लग रही है, और आम नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी। अच्छा, जैसे कि बारिश अगर हो जाती है तो क्या आम में दिक्कत आती है? तो ये हवा बदली हुई है ना, इससे नुकसान है, आम बैठेगा नहीं। पुरवाई चले तो आम सही रहेगा। अच्छा, आम की फसल में कीड़ा कब लगता है? कीड़ा तो लगा हुआ है, अब ये पुरवाई चले तो कीड़ा लगे तब आम बैठेगा। अगर बारिश हो जाए तो उससे क्या लाभ है, हानि है? उससे कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है, हानि है। हानि है, मौसम बिगड़ा हुआ है। अच्छा, लगभग क्या बाग में आपने कितना खर्चा कर दिया है? इसमें करीब 31,000 खर्चा हो चुका है, एक छिड़काव हो चुका है। अच्छा, छिड़काव ना करे तो क्या दिक्कत आ रही है? तो फिर कीड़ा और सूड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो बौर है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इसे बौर के साथ साथ जो आया है उसमें आम ये तैयार हो रहा है। बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां जिला पंचायती राज अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शामली में सरकारी पैसों की बंदरबाट का मामला सामने आया है। आरोपी जिला पंचायती राज अधिकारी नंदनलाल पर लगा है। आरोप है कि जिला पंचायती राज अधिकारी ने ODF प्लस योजना के लिए आए 30 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया है। इन पैसों से ग्राम पंचायतों में कचरा निस्तारण के लिए ई-कचरा गाड़ी खरीदी जानी थी। आरोप है कि DPRO ने ठेकेदार से दुगनी कीमत में इन गाड़ियों की खरीद शुरू कर दी थी। जानकारी मिली है कि सहारनपुर से ननौती के रहने वाले ठेकेदार हनी चौधरी ने अपने फर्म रॉयल कंस्ट्रक्शन और सप्लायर से ई-कचरा गाड़ी के लिए 2,37,000 रुपये वसूले थे, जबकि खुले बाजार में बेस्ट क्वालिटी की यही कचरा गाड़ी महज 1 से सवा लाख रुपए में मिल जाती है। आरोप है कि टेंडर से 60 वोल्ट की ई-कचरा गाड़ी पास की गई है, लेकिन 48 वोल्ट की कचरा गाड़ी की खरीदी की गई है। वाहनों की खरीद सीधे ग्राम पंचायतों को करनी थी, लेकिन आरोप है कि DPRO ने अपने चहेते ठेकेदार हनी चौधरी को भुगतान कर डाला। मामला सामने आने के बाद DM ने कमेटी बनाकर जांच शुरू करवा दी है। हैरानी की बात यह है कि जिस DPRO पर बड़ी भूमिका मानी जा रही है वो इस कमेटी का सदस्य है। हाँ, इसके संबंध में CDO शामली द्वारा बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन वाहनों के क्रय की जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें जेम से उन्होंने क्रय करने की कार्रवाई की थी, परंतु फाइनली जो उनके रेट्स आए वो मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में अधिक थे। इसलिए CDO ने इस संबंध में एक समिति भी गठित कर दी है और जांच भी कर रहे हैं कि मार्केट रेट्स के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है या नहीं है रेट्स, और जब तक कि ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फर्दर क्रय करने पर भी रोक लगा दी गई है। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शामली जिले को जो बजट मिला था, गांव पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन वाहन खरीदे गए, कितने सर पंचायतों का उसमें चयन हुआ था? देखिए, हमारे SLWM के अंतर्गत SBM फेज 2 के तहत जो है कि 51 ग्राम पंचायतों का सर्वप्रथम चयन किया गया था, जो 5,000 से ऊपर की आबादी के ग्राम पंचायत थे। उसमें से एक ग्राम पंचायत कैराना देहात है, वो चली गई नगर पंचायत में। अब हमारे यहाँ 50 ग्राम पंचायतें शेष हैं। तो 50 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जो है कि धनराशि प्राप्त हुई थी। उसमें एक ही केवल कूड़ा गाड़ी के लिए नहीं, उसमें कई जो है कि
चीज़ें बनानी है ग्राम पंचायत में, तो उसमें कूड़ा गाड़ी भी एक जो है कि पात्र है उसको भी क्रय करना था। तो उसके लिए 12 ग्राम पंचायतों में अभी तक क्रय की गई है जेम के माध्यम से, जो ग्राम पंचायत ने क्रय की है। कि उसमें शासन का जो निर्देश था कि ग्राम पंचायत जो है कि इसको क्रय करे और जेम के माध्यम से क्रय करे। में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बकरी अनुसंधान केंद्र पर किसान मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मथुरा के फराह में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी मौजूद रहे। मेले में 11 राज्यों के 1000 से ज्यादा किसानों ने शिरकत की। मेले का मुख्य आकर्षण राजस्थान से पहुंचा एक बकरा था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक यह बकरा देश का उन्नत किस्म का बकरा है और 3 साल की उम्र में इसका वजन 110 किलो का है। राजस्थान के इस बकरे और 4 किलो दूध देने वाली एक बकरी को मेले में पहला स्थान मिला है। मेले का मकसद किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बकरी पालन के लिए प्रेरित करना था। मेले के दौरान केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट और अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें बकरी पालने में सामने आ रही समस्याओं को भी दूर किया गया। जी, क्या नाम है आपका और यहाँ जो स्टॉल लगाई है किस चीज़ की स्टॉल? मेरा नाम डॉक्टर वी राजकुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। गोट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से हम हैं यहाँ पर, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये जो स्टॉल है इसमें हमारा गोट मिल्क प्रोडक्ट्स खास करके उसकी जो डिस्प्ले करा रहे हैं। इसमें हम लोग कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं। पहले जो हम लोग पनीर वगैरह बनाते थे, अब चीज़ बनाने लगे या प्रिपेयरिंग चीज़, वो कमर्शियल लेवल पे अभी अवेलेबल है। गोट मोज़रेला चीज़, गोट गौडा चीज़, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी मार्केट मतलब लोकल मार्केट में भी अवेलेबल करा दिया। इसका रेट है 200 ग्राम का 200 रुपीज़ में हमने एक किया। इसके अलावा जो इस साल मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, तो मिलेट्स बेस्ड ड्रिंक्स, गोट मिल्क बेस्ड मिलेट ड्रिंक्स भी। सर आज जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था, कितने किसान इसमें लाभान्वित हुए, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया गया? भाई साहब, प्यारो साहब, अब खड़े रहिए, कुछ मत करिए। आज हमारे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मकदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जिस प्रदर्शनी में लगभग 40 के करीब स्टॉल्स लगी और उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं बकरी पालन के क्षेत्र में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हमारा संस्थान लगभग पिछले 43 सालों से बकरी पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा है और हमने कई तरह की नई तकनीकों का खोज की है और उसके बारे में हमने यहाँ पे सारे किसानों को जानकारी दी। उसके बारे में व्याख्यान भी हुए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनके क्या कार्यक्रम था और किस तरीके? ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म में इस तरह की सेमिनार होती रहती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और FPO के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन फायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पर विचार विमर्श भी हुआ है। में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां गेहूं के खेत में ट्रैक्टर चलाने के बाद विवाद हुआ। विवाद के बाद फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी और मौके पर एक युवक की मौत हो गई। बागपत के लोहारी गांव में गेहूं के खेत में ट्रैक्टर चलाने को लेकर विवाद में गोलीबारी की खबर सामने आई है। आरोपी ने एक युवती और एक युवक को गोली मार दी है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को CHC में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं युवती का इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले राम मेहर की बेटी सोनिया गेहूं के खेत में काम कर रही थी। तभी गांव का ही एक युवक रवि ट्रैक्टर लेकर इस दौरान वहां पहुंचा। इस दौरान ट्रैक्टर का पहिया गेहूं के खेत में चलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिससे लोगों
लोगों ने शांत करा दिया था। जानकारी मिली है कि जब सोनिया खेत से घर लौट रही थी तभी युवक ने उसे गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस दौरान युवक ने गांव के ही सन्नी को भी गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? राममेर जी। राममेर कहाँ के रहने वाले हो? गुरुवारी। क्या घटना हुई आज? घटना यह हुई जी, उस कितना खेत में को ट्रैक्टर ले गया, गेहूं में को बाढ़ को नानू कह दिया। कौन ले गया? रवि। अच्छा। बाढ़ को नानू कह दिया भाई तू ट्रैक्टर ले जाओ, हम गेहूं में काट लेते, हमें बता देता। इस बात पर लड़की को गोली मार दी। इतना हम खेत में था, घर में आने पड़े, लड़की हमने केलू ने भेजी थी, मगर तो रोड पे पका लिए और मार लग रहे। अच्छा, बेटी का क्या नाम है? सोनिया। अच्छा, कितनी उम्र है? 22 साल। अच्छा, इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ क्या? कोई झगड़ा नहीं कि खेत बराबर बराबर क्या है? खेत एक है बराबर में, और कोई खेत नहीं बराबर में हमारा जी। अच्छा, एक खेत है। ठीक। आज दिनांक 16/3/2023 को समय लगभग 6:30 बजे थाना बड़ौत को एक युवती पर फायर करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर ज्ञात हुआ कि एक रवि नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली युवती पर फायर किया है तथा क्रॉस केस बनाने के लिए अपने छोटे भाई सनी पर भी फायर किया। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया गया। रवि की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। युवती के पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्रिटेन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पैदल घर जा रहे 2 युवकों पर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पैदल घर जा रहे युवकों को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जहां हादसे में एक की मौत हो गई है, बल्कि जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये मामला कमालगंज थाना इलाके के ईसापुर ईदगाह के पास का है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में एक बस सवारियों से बड़ी बस पलटी, जिसके बाद इस हादसे में 6 सवारी घायल हुई हैं। फर्रुखाबाद में सवारियों से भरी बस पलट गई है। हादसा अमृतपुर थाना इलाके के गुजरपुर पमारान गांव के पास हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 50 से ज़्यादा सवारियां सवार थीं, जिनमें से 20 से ज़्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं, तो वहीं 6 लोगों को गंभीर हालत के चलते राजेपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बस हरिद्वार से वापस आ रही थी। इस दौरान अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इनके आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फर्रुखाबाद में एक फर्नीचर दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। यह घटना रसूलपुर थाना इलाके के शहीद चौक के पास की है, जहां आग लगने से दुकान में रखा फर्नीचर का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि वे रात 12 बजे दुकान बंद कर घर गए थे। रात को 3 बजे करीब पड़ोसी ने उन्हें फ़ोन कर दुकान में आग लगने की जानकारी दी। जब तक वे दुकान पहुंचे तब तक सामान जलकर राख हो चुका था। आगजनी में करीब 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दुकान के मालिक ने बताया कि उसके दुकान में बिजली का कनेक्शन नहीं है और सारा काम जनरेटर की मदद से किया जाता है। दुकान में वायर नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। दुकान के मालिक ने आशंका जताई है कि किसी ने जानबूझकर दुकान में आग लगाई है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।